अभिषेक ने दांत पीस लिए। यदि उसे 2 भालों में से एक लेना होता तो वह उस भाले को लेता जो कम महत्वपूर्ण क्षेत्र में मारता था। 2 भाले आगे बढ़े और अभिषेक की तलवार ने उसमें से एक को रोक दिया। हालांकि दूसरे ने अभिषेक के बाएं कंधे पर मुक्का मार दिया। इससे पहले कि अभिषेक का बायां हाथ पूरी तरह से जम जाता उसने उसे एक आखिरी आदेश जारी किया। जैसे ही अभिषेक का बायां हाथ ऊपर उठा उसका कोट ऊपर उठ गया। फिर अभिषेक का बायां हाथ और उसके धड़ का एक बड़ा हिस्सा लगभग एक पल में जम गया। अभिषेक चिल्लाया। जैसे ही अभिषेक का कोट ऊपर की ओर फेंका गया उसका धड़ प्रकट हो गया और उसके साथ कुछ नया था। इतने ठंडे मौसम में अभिषेक गर्म कैसे रह पाया। अभिषेक के धड़ के चारों ओर एक बड़ी हरी छिपकली थी। यह अभिषेक के धड़ के चारों ओर लिपटा हुआ था और इससे बहुत अधिक गर्मी प्रतीत हो रही थी। यह वही छिपकली थी जिससे अभिषेक अपने पहले दिन मिला था। छिपकली तो पहले से ही तैयार थी टकराना। छिपकली ने भालू के चेहरे पर आग का गोला मारा। बूम! आग का गोला भालू के सिर पर फटा, जिससे वह डरे और दर्द से चिल्लाने लगा। इसकी आंखें पूरी तरह से नष्ट हो गई। उसका रोना झुलसिया था और उसका चेहरा जल गया था। हालांकि यह अभी मरा नहीं था। हड़बड़ाते में भालू उठ गया। भालू के पिछले पैर फिर से बर्फ से टूट गए और अपना संतुलन खो देने के कारण भालू का धड़ बर्फ के सामने से टकरा गया। अचानक भालू के चारों ओर जब अभिषेक भालू के चारों ओर चलता था तो उससे बर्फ के उस हिस्से को काट दिया था जहाँ भालू खड़ा था। भालू के गिरने से बर्फ टूट गई। अचानक बर्फ की टोपी एक तरफ झुकने लगी। भालू के पिछले पैर बर्फ के केंद्र में थे, जबकि उसका धड़ एक तरफ था। जैसे कोई इंसान पानी में लापरवाह पहनकर पूरी तरह से एक तरफ झुक जाता है, वैसे ही आइस कैप भी पूरी तरह से झुक गई। जब तक यह 180 डिग्री न हो जाए, भालू का शरीर अब बर्फ के नीचे था, क्योंकि उसके पिछले पैर बर्फ से चिपके हुए थे। अभिषेक ने अपने दांत पीस लिए, क्योंकि उसके बाईं ओर से जलन का दर्द उसके दिमाग में घुस गया। जैसे ही बर्फ की टोपी ताकत से हिली, अभिषेक ने बर्फ के नीचे से एक दबी हुई दहाड़ सुनी। जब अभिषेक उतरा तो उसने अपनी तलवार से भालू के पैरों पर खुद को गोली मार दी। अभिषेक ने अपनी तलवार एक पैर पर घुमाई और वह पैर के बीच में कट गई, केवल हड्डी से अवरुद्ध हो गई। यह पहला प्राणी था जो कुछ हद तक अभिषेक की तलवार का विरोध करने में कामयाब रहा। अभिषेक तुरंत दूसरी बार झूला। हड्डी टूट गई और एक और झटके से भालू का बायां पिछला पैर कट गया। खून की बौछाई हुई। खून चारों तरफ बिखर गया, जिससे अभिषेक का पूरा शरीर ढक गया। अभिषेक बर्फ के नीचे एक और भयानक दहाड़ सुन सकता था, लेकिन अब वह विचलित नहीं हो सकता था। अभिषेक ने भालू के दूसरे पैर पर प्रहार किया, इससे पहले कि वह खुद को मुक्त कर पाता। हालांकि अचानक खुद चौंकाने वाला हुआ। भालू का दूसरा पैर भयानक गति से झील की सतह से नीचे गिर गया। अभिषेक की आंखें चौड़ी हो गई। यह भालू नहीं हो सकता। वह झटका बहुत शक्तिशाली था। मौन, केवल बर्फीला तूफान गरजा। झील बिल्कुल शांत थी। अभिषेक धीरे धीरे आगे बढ़ा और 2 छेदों में से एक में देखा। लाल छेद के नीचे का पानी खून से लाल था। यह सही नहीं था। अभिषेक के लिए झील का माहौल बदल गया। प्राकृतिक शांति में भयानक शांति तक। अभिषेक को ऐसा महसूस नहीं हो रहा था कि वह किसी झील पर है, बल्कि किसी भयानक प्राणी के क्षेत्र की छत पर था। जिस तरह से भालू को पानी के अंदर खींचा गया वह था। यह ऐसा था मानो किसी विशाल हाथ ने भालू को खींचकर बाहर निकाल दिया हो। अचानक पानी से किसी छोटी चीज के निकलने की धीमी आवाज सुनाई दी। अभिषेक का शरीर कांप उठा और वह तेजी से दोनों छेदों से दूर कूद गया। उसने अभी क्या देखा था? एक छेद से एक लंबा और पतला तंबू चुपचाप बाहर आ गया था। टेंटकल सीधे झील के बीच में आकाशीय बर्फ के शिखर की ओर चला गया। ऐसा प्रतीत होता है कि टेंटकल समाप्त नहीं हुआ, क्योंकि यह 20 मीटर से अधिक तक फैला हुआ था। जब टेंटकल शिखर के पास पहुंचा तो वह उसके चारों ओर घूम गया। ऐसा प्रतीत हुआ कि वह उसका निरीक्षण कर रहा है। कुछ सेकंड के बाद टेंटकल वापस पानी में चला गया। फिर बर्फ में बने 2 छेदों की तुरंत मरम्मत कर दी गई। ऐसा लग रहा था मानो बर्फ को कोई क्षति ही नहीं हुई हो। जब अभिषेक ने यह सब होता देखा तो उसकी सांसें पूरी तरह से रुक गई। वह कोई आवाज नहीं करना चाहता था। थोड़ी देर बाद अभिषेक को कुछ और नजर आया और उसने जो देखा उसने उसे अंदर तक हिलाकर रख दिया था। झील के मध्य में अनोखी शिखर। यह बड़ा और अधिक शक्तिशाली हो गया था। तुरंत अभिषेक ने कई सुरागों को एक भयानक तस्वीर में जोड़ दिया। यह
कोई प्राकृतिक घटना नहीं है, अभिषेक ने सोचा। यह चारा है इस चीज के लिए। इस चीज ने एक शक्तिशाली प्राणी को लुभावने के लिए इस अनोखी उत्साह का निर्माण किया। फिर कुछ समय बाद यह प्राणी को खा जाएगा। यह एक जाल है। अभिषेक ने गहरी सांस ली। यदि यह भालू जैसा कोई अन्य प्राणी होता तो अभिषेक इतना व्याकुल महसूस नहीं करता। हालांकि जिस शक्ति से इस चीज ने भालू को नीचे खींचा था वह बहुत भयानक था। यह एक वैश्य आदमी की तरह था जो घास के एकमात्र टुकड़े पर उछल पड़ा था। यह इतना शक्तिशाली था कि शायद भालू को बर्फ से बाहर खींचने की तुलना में गलती से भी टुकड़े टुकड़े न करना अधिक कठिन था। भालू और यह चीज बिल्कुल भी एक ही स्तर पर नहीं थी। शायद हाथी वास्तव में इस जंगल की सबसे शक्तिशाली चीज नहीं थे। अभिषेक ने भयभीत होकर सोचा, क्या होगा अगर यहाँ कोई शक्तिशाली जीव न होने के कारण हाथी नहीं है? क्या होगा यदि इसका कारण झील में वह चीज है? अचानक अभिषेक को अपने कोट पर कुछ खिंचाव महसूस हुआ और अभिषेक लगभग पीछे कूद गया। हालांकि उसे एहसास हुआ कि यह छिपकली ही जो नीचे चढ़ गई थी। ऐसा प्रतीत होता है कि छिपकली अभिषेक को झील के बीच में इतर शिखर की ओर खींचना चाहती थी। छिपकली ने अभिषेक की जमी हुई बाईं बांह को देखा, फिर शिखर को, फिर से अभिषेक की बांह और फिर शिखर को। अभिषेक ने भी उसकी बांह की ओर देखा और दांत पीस लिए। मेरा हाथ मूल रूप से नष्ट हो गया है, उसने दर्द से सोचा। अभिषेक का पूरा हाथ जम गया था और ठंड से उसके धड़ पर हमला करना शुरू कर दिया था। अभिषेक को पता था कि उसके बांह हाथ पहले ही पूरी तरह से मर चुका है। अभिषेक ने इधर शिखर को देखा। पहले की तरह शिखर के चारों ओर लगातार बर्फ बनती और वह शांत भाव से उसके चारों ओर चित्र करती रही। अभिषेक की अंतरात्मा उसे बता रही थी कि वहाँ ढेर सारा रहना है। हालांकि यह उस चीज का चारा है, अभिषेक ने सोचा। छिपकली सोचती है कि यह शिखर मेरी मदद कर सकता है। शायद उसकी बर्फीली शक्तियां मेरी मृत बांह को ठीक कर सकती है। अभिषेक ने शांत झील की ओर देखा और उसे हवा में अत्यधिक दबाव महसूस हुआ। लेकिन अगर वह बात मुझसे नोटिस कर गई तो मैं मर जाऊंगा। अभिषेक ने फिर से अपनी बाईं बांह की ओर देखा। हालांकि मैं पहले ही एक हाथ खो चुका हूँ, इससे मेरी लड़ने की क्षमता बुरी तरह से कमजोर हो जाएगी, अभिषेक ने सोचा। फिर वह उसने पीछे मुड़कर शिखर की ओर देखा। क्या मुझे शिखर प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए या नहीं? 1 मिनट बीत गया और फिर अभिषेक ने अपना निर्णय लिया। अभिषेक घूमा और झील से बाहर चला गया। मैं यह जोखिम नहीं उठा सकता। शायद मेरे हाथ को बाहर से ठीक करने का कोई तरीका है, लेकिन मैं खुद को मृत्यु में पुनर्जीवित नहीं कर सकता, अभिषेक ने सोचा। यह बहुत जोखिम भरा है। अभिषेक को अचानक झील के किनारे से पेड़ को झुकने की आवाज सुनाई दी। अभिषेक उस ध्वनि को जानता था। निश्चित रूप से थोड़ी देर बाद हाथी झील के किनारे पर दिखाई दिया। अभिषेक ने हाथी को देखा और हाथी ने अभिषेक को। फिर हाथी ने बीच में शिखर को देखा। फिर उसने फिर से अभिषेक की ओर देखा। ऐसा प्रतीत होता है कि उसने अभिषेक की ओर आशा भरी दृष्टि से देखा। अभिषेक ने हाथी की हरकतों को देखा और उसे लगा जैसे वह उसके इरादों को समझ सकता है। क्या यह चाहता है कि मैं शिखर हत्या लूं?